हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था ना, वहाँ पर हमने पढ़ा था काउंटेबिलिटी क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट्स क्या होता है, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, डिन्यूमरेबल सेट्स क्या होता है। और फिर मैंने आपको काउंटेबल एग्जाम जैसे बोला था, आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज काउंटेबल, सेट ऑफ इंटीजर्स इज काउंटेबल, सेट ऑफ इवन नंबर्स इज काउंटेबल। और मैंने बोला था आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स काउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है, लेकिन उसका प्रूफ मैंने आपको भी नहीं करवाया, मैं आने वाले लेक्चर्स में करवाऊंगा। और मैंने आपको बोला था सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल, वो उसका भी प्रूफ मैंने आपको नहीं करवा, वो मैं आगे लेक्चर्स में करूंगा। चलिए आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द काउंटेबल सेट्स। तो एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये आपके पास थ्योरम है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको काउंटेबल सेट्स की डेफिनेशन बोली है। काउंटेबल सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट्स क्या होता है। अब जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले प्ले लिस्ट में वो लेक्चर्स पढ़े हैं, सीक्वेंस वाइज देख ले। तो चलिए लेट्स कम टू द प्रूफ। तो व्हाट डू यू मीन बाय काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था काउंटेबल सेट क्या होता है। चलिए मैं रिकॉल डेफिनेशन करवाता हूं। तो किसी भी सेट को हम बोलते हैं काउंटेबल सेट अगर ये फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल हो। तो हमारे पास कोई भी सबसेट हमें चाहिए काउंटेबल सेट का और हमें प्रूव करना है कि वो काउंटेबल है। चलिए आप मान लीजिए कि ए आपके पास कोई भी काउंटेबल सेट है। लेट let A be any countable set. Let A be any countable set. अब चलिए अब मान लीजिए कि आपके पास A कोई भी काउंटेबल सेट है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये A मैंने कोई भी काउंटेबल सेट लिया और मैंने बोला काउंटेबल सेट कौन सेट होता है, या फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल। इसका मतलब ये A क्या होगा, या तो ये फाइनाइट होगा या तो डिन्यूमरेबल होगा। देन either A is finite, या or डिन्यूमरेबल। तो इसका मतलब जो आपके पास ये A होगा ये फाइनाइट होगा या ये डिन्यूमरेबल होगा। तो लेट अस डिस्कस केस फर्स्ट। तो पहले हम केस फर्स्ट देखेंगे। अब केस फर्स्ट में क्या होगा, हम मानेंगे कि A फाइनाइट है। if A is finite, अगर A आपके पास फाइनाइट है तो हम जानते हैं A आपके पास फाइनाइट है, तो जो कोई भी सबसेट फाइनाइट सबसेट का होता है वो क्या होता है, फाइनाइट। तो if A is finite then every subset of A is finite। अगर A फाइनाइट है तो हर कोई सबसेट जो इस A का होगा ना वो भी क्या होगा, वो भी होगा फाइनाइट एंड हैंस काउंटेबल। तो अगर हर कोई A आपके पास फाइनाइट है तो A का हर कोई सबसेट फाइनाइट होगा, इसका मतलब वो फिर काउंटेबल होगा। देन एवरी सबसेट ऑफ A इज फाइनाइट एंड हैंस काउंटेबल। अब केस सेकंड क्या है, इफ A इज डिन्यूमरेबल। केस सेकंड, अब केस सेकंड है आपके पास इफ A इज डिन्यूमरेबल, इफ A इज डिन्यूमरेबल। अगर आपके पास A डिन्यूमरेबल है, व्हाट डज इट मीन। मैंने आपको डिन्यूमरेबल सेट की डेफिनेशन भी प्रीवियस लेक्चर में बोली है। तो किसी भी सेट को हम बोलते हैं डिन्यूमरेबल सेट इफ इट इज इक्वल टू n, इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम n ऑन टू दैट सेट। तो अगर हमारे पास A डिन्यूमरेबल है, इसका मतलब क्या है कि ये इक्वलेंट होगा। देयरफॉर व्हाट इज A, तो देयरफॉर A आपका होगा इक्वलेंट टू n। देयरफॉर A होगा आपका इक्वलेंट टू n। इसका मतलब क्या है इक्वलेंट टू n, दैट इज देयर exists a bijection from n to A। तो हम बाइजेक्शन बना सकते हैं, कहां से कहां तक, n to A तक हम बाइजेक्शन बना सकते हैं। इसका मतलब ये सिचुएशन होगी, अगर हमारे पास ये n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये A है, तो
यहाँ पर आपके पास 1 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 यू विल गेट एन एलिमेंट हेयर। चलिए इसको हम बोलेंगे, नाम रखेंगे चलिए A1 या X1, जो आपकी मर्जी है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 यू विल गेट अनदर एलिमेंट हेयर, दैट इज A2। और यहाँ पर अगर आप एक और नेचुरल नंबर लोगे 3 के कॉरस्पॉन्ड में भी एक एलिमेंट मिलेगा A3। तो इन जनरल अगर यहाँ पर n होगा तो n के कॉरस्पॉन्ड में भी आपको मिलेगा AN। तो इसका मतलब क्योंकि इक्वलेंट है, इक्वलेंट का मतलब क्या है, इक्वलेंट n मतलब है इट इज देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन फ्रॉम n टू a। तो अगर ये इक्वलेंट n है तो इसका मतलब डिन्यूमरेबल है, इसका मतलब जो इसके एलिमेंट्स होंगे ना इनको हम लिस्ट कर पाएंगे क्योंकि ये काउंटेबल है ना। बिकॉज मैंने पहला केस दिया a इज फाइनाइट, तो फाइनाइट केस में काउंटेबल। दूसरा केस मैंने लिया a इज डिन्यूमरेबल, डिन्यूमरेबल भी काउंटेबल होता है ना। और मैंने काउंटेबल सेट आपको बोला था, आप शॉर्ट में क्या याद रखोगे, जिसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर पाए, इसलिए काउंटेबल सेट को कभी कभार बोलते हैं लिस्टेबल सेट भी। तो A1 A2 A3 so on AN, तो इनके एलिमेंट्स को हम ऐसे फिर लिख पाएंगे, इज इट, बिकॉज इट इज डिन्यूमरेबल। तो सो देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम n to a and thus the elements of A, तो जो A के एलिमेंट्स है कैन बी एक्सप्रेस एज, कैन बी, उनको हम ऐसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो उनको हम ऐसे एक्सप्रेस कर पाएंगे A इज इक्वल टू A1 A2 A3 so on AN so on and so forth। अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने की आपके पास नेचुरल नंबर्स होंगे, जितने की आपके पास नेचुरल नंबर्स होंगे। अब मुझे प्रूव करना है कि मैं कोई भी सबसेट इसी A का उठाऊंगा, वो मुझे प्रूव करवाना है कि वो भी काउंटेबल है। लेट बी, चलिए B में कोई भी सबसेट उठाऊंगा, किसका, बी एनी सबसेट ऑफ A। अब चलिए मैं B इसका कोई भी सबसेट उठाऊंगा। अब आपके पास जो ये B होगा ना, ये इसका कोई भी सबसेट है। अब अगर आपके पास ये A डिन्यूमरेबल है, इसका सबसेट मैं या फाइनाइट भी उठा सकता हूं या इनफाइनाइट भी उठा सकता हूं। देखो A1 A2 A3 so on and so forth, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। इसका जो सबसेट होगा ना A1 A2 भी इसका सबसेट है, A1 A3 भी इसका सबसेट होगा। तो इसके सबसेट फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी सबसेट हो सकते हैं। तो अगेन यहां पर दो सब केस अराइज होंगे। अब मैंने जो B सबसेट लिया ना, या तो मैं इसको फाइनाइट सबसेट भी लूंगा या इनफाइनाइट सबसेट भी लूंगा, बिकॉज दोनों केस में मुझे प्रूव क्या करना है कि वो काउंटेबल होगा। तो सब केस पहला क्या आपको आएगा यहां पर, सब केस फर्स्ट, सब केस फर्स्ट। तो सब केस फर्स्ट है कि अगर आपके पास B फाइनाइट है, इफ B इज फाइनाइट। तो अगर आपके पास B फाइनाइट है तो इस केस में तो कुछ प्रूव करना ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर B फाइनाइट है तो फिर ये खुद काउंटेबल है। तो ये B इज फाइनाइट, देन B इज काउंटेबल। आई होप इट इज क्लियर। तो फिर B क्या होगा, काउंटेबल। अब सब केस सेकंड क्या बोलेगा, अगर आपके पास A इनफाइनाइट है तो सब केस सेकंड, if B is infinite, if B is infinite, अगर आपके पास B infinite है। अब देखो अगर आपके पास B infinite है तो इसमें से कोई एलिमेंट्स में आएंगे A1 A3 A4, ऐसे हम इसमें कुछ एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो चलिए मैं मानूंगा कि पहला एलिमेंट जो इसमें आएगा ना, वो आएगा किस टाइप का होगा, वो होगा जो इसमें एलिमेंट्स होंगे ना वो किस टाइप के होंगे, वो होंगे AI टाइप के, AN टाइप के होंगे। कहां पर, B में इसी किस्म के एलिमेंट होंगे AN टाइप के, बिकॉज B के एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, A से आ रहे हैं और A डिन्यूमरेबल है। तो मैं बोल सकता हूं लेट N1 be the least positive integer। पॉजिटिव इंटीजर किनको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स को। be the least positive integer such that AN1 belongs to B। चलिए सबसे, जब मैं, आप मान लीजिए कि आपके पास B एक बड़ा सेट आपने लिया, इनफाइनाइट सेट। अब चलिए आप मान लीजिए कि आप एज्यूम कीजिए कि मैं इस सेट में रैंडमली हाथ डालूंगा और वहां से मैं देखूंगा क्या निकल रहा है, वहां से AN1 निकल रहा है। इसका मतलब AN1 कहां से था, इट बिलोंग्स टू B। तो सिंस B इज,
अब बी आपके पास क्या है, बी इज इनफाइनाइट, अब बी इज इनफाइनाइट। अब मैंने यहां से एक एलिमेंट निकाला, कौन है, an1, वो किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। बी से जब निकाला इसका मतलब वो बी में ही था ना फिर। अब बी क्या है, इनफाइनाइट, इसका मतलब इसमें एक ही एलिमेंट तो नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूं सो जो बी होगा ये इस सेट के बराबर तो नहीं होगा, सिंगलटन सेट तो ये नहीं होने वाला। अब जब ये इसके बराबर नहीं होगा, इसका मतलब इस बी में एक और एलिमेंट होगा इसी टाइप का, तो मैं बोल सकता हूं, तो मैं फिर बोल सकता हूं let n2 be the least पॉजिटिव। अब मैं इसको पॉजिटिव लीस्ट नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूं, बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब चलिए मैं देखूंगा, मैं अगेन जब मैंने an1 निकाला, अब मैं अगेन यहां से हाथ डालूंगा और मुझे यहां पर an2 निकल रहा है, बी द लीस्ट। इसका मतलब मैं इनको, आप अगर देखोगे ना, मैं इनको गिनने की कोशिश कर रहा हूं, पहले एक एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ठीक है। तो बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और ब्रैकेट में लिखना n2 n1 से बड़ा है, ठीक है। सच दैट तो जो आपके पास an2 होगा ये भी किसको बिलोंग करेगा, ये बी को बिलोंग करेगा। अब अगेन हम जानते हैं बी क्या है, इनफाइनाइट, सिंस बी इज इनफाइनाइट। अब बी आपके पास इनफाइनाइट है, मैं क्या लिखूंगा, सो जो आपके पास ये बी होगा, तो सो जो आपके पास ये बी होगा ना, ये बी ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका an1 an2 के बराबर तो नहीं होगा। इसका मतलब अगेन यहां पर एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, an3, तो मैं बोल सकता हूं लेट n3 बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that n3 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n1 such that an3 बिलोंग्स टू b। फिर मैं बोलूंगा since b इज इनफाइनाइट, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा b an1 an2 an3 के बराबर नहीं होगा। तो अगेन यहां पर मैं बोलूंगा लेट n4 बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that n4 ग्रेटर देन n3 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n1 such that an4 बिलोंग्स टू b। तो ऐसे ही मैं आर्गुमेंट करते जाऊंगा, तो इसी आर्गुमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कंटिन्यूइंग, तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट। तो अगर आप देखोगे ना, हमें एक बी निकलेगा इस टाइप का, तो ये हमें निकलेगा an1 an2 an3 so on ank so on and so forth। तो आपको क्या लग रहा है, isn't it? मैं इनके एलिमेंट्स को लिस्ट करवा रहा हूं, देखो कैसे। अब मान लीजिए ये आपके पास n है, दिस इज योर n एंड दिस इज योर b। तो यहां से आपने कोई इंटीजर लिया n1, क्या लिया, a, यहां से आपने 1 लिया, तो 1 के कॉरस्पॉन्ड यहां पर आपको an1 निकल रहा है। तो यहां से आपने 2 लिया, 2 के कॉरस्पॉन्ड आपको an2 निकल रहा है। इज इट? वो जो मैं बोल रहा था, मैंने रैंडमली सेट बी में हाथ डाला, को फर्स्ट एलिमेंट मुझे कौन निकला, an1। अब अगेन हाथ डाला तो क्या निकला, an2, ठीक है। तो सो ऑन इन जनरल के लिए मुझे क्या निकलेगा, ank। तो इसका मतलब जो आप ये मैप डिफाइन कर रहे हो ना, ये मैप ऐसा है। तो अगर आप देखोगे ना, ये मैप ऐसा होगा, f ऑफ k इज इक्वल टू ank फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। तो अगर आप मैप देखो ना, ये इस किस्म का होगा। ये आपको नहीं लग रहा क्लियरली इट इज अ बाइजेक्शन? तो इट इज अ बाइजेक्शन, इसका मतलब n इज इक्वल टू b। क्या इसका मतलब, इसका मतलब n इज इक्वल टू b, दैट इज b इज डिन्यूमरेबल एंड हैंस काउंटेबल। यही तो प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं पर क्लियरली b is equivalent to n, means b is denumerable and hence countable। तो यही तो प्रूव करना था, hence proved। So this complete is the proof of this theorem। तो इसका मतलब जो कोई भी सबसेट होगा किसी भी काउंटेबल सेट का, वो क्या होगा, काउंटेबल। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो जो यहां पर आपको समझ आया होगा, बी डिन्यूमरेबल है, इसका मतलब क्या है, काउंटेबल है। और बी कोई भी आर्बिट्री सबसेट था, किसका, इस ए का।
और ये काउंटेबल निकला है, और हर केस में ये काउंटेबल निकला है। इसका मतलब एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो अगर आपके पास कोई भी काउंटेबल सेट है ना, इसका कोई भी सेट आप उठाओ, सबसेट उठाओ, वो भी काउंटेबल होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए एक और थ्योरम करेंगे। If A is countable and B is countable, then A union B is also countable, is also, तो ये भी आपका काउंटेबल ही होता है। तो ये आपका सेकंड रिजल्ट है, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। अगर आपके पास ए काउंटेबल है, बी काउंटेबल है, तो इनका यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल। चलिए इसका प्रूफ करेंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था, लेकिन वहां पर मैंने खाली स्टेटमेंट बोला था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। लेकिन आज हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखो आपके पास क्या दिया गया है, ए इज काउंटेबल एंड बी इज काउंटेबल। इसका मतलब देखो यहां पर क्या होगा, या तो ए भी काउंटेबल है, बी भी काउंटेबल। इसका मतलब या तो ए भी फाइनाइट होगा, ए डिन्यूमरेबल होगा, या बी फाइनाइट है, बी डिन्यूमरेबल होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हम इसको 3 केसेस में इस थ्योरम को प्रूव करवाएंगे। हम पहले एज्यूम करेंगे ए फाइनाइट है, बी भी फाइनाइट है, और हम जानते हैं फिर यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज फाइनाइट एंड हेंस काउंटेबल। तो पहला केस हम इसको हम केसेस में डिस्कस करेंगे। तो केस फर्स्ट, अब ए आपके पास काउंटेबल है, इसका मतलब ए क्या हो सकता है, ये फाइनाइट हो सकता है, डिन्यूमरेबल। तो इफ ए एंड बी, और बी भी क्या आपके पास काउंटेबल, इसका मतलब ये भी फाइनाइट हो सकता है या डिन्यूमरेबल। इफ ए एंड बी आर बोथ फाइनाइट, अगर ए एंड बी दोनों के दोनों फाइनाइट है, तो फिर हम जानते हैं इनका यूनियन करेंगे, वो भी क्या आएगा, फाइनाइट, बिकॉज यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज फाइनाइट। तो इफ ए एंड बी आर बोथ फाइनाइट, then A union B is finite and hence countable, and hence countable। तो अगर आपके पास A फाइनाइट है, B फाइनाइट है, तो इनका यूनियन भी फाइनाइट होगा, तो वो भी होगा काउंटेबल। तो इस केस में तो ये प्रूव हो गया। अब केस सेकंड, फाइनाइट केस में बहुत इजी है। अब केस सेकंड में देखो हम क्या करेंगे, एक आपके पास फाइनाइट होगा, दूसरा इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब दूसरा डिन्यूमरेबल होगा। इफ वन ऑफ ए एंड बी इज फाइनाइट, अगर दोनों में से एक फाइनाइट है और दूसरा एंड द अदर इज डिन्यूमरेबल। तो दोनों में से एक आपको फाइनाइट है और दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा आपको बोला जाए कि ये डिन्यूमरेबल है। चलिए हम एज्यूम करेंगे कि ए आपके पास फाइनाइट है और बी आपके पास डिन्यूमरेबल है। एज्यूम दैट, तो ये दूसरा केस है।
दोनों में से एक डिन्यूमरेबल है, बिकॉज केस तीन ही आएंगे। आपके पास दो काउंटेबल सेट्स दिए गए हैं, या तो ये दोनों के फाइनाइट होंगे, या तो दोनों में से एक फाइनाइट होगा, दूसरा डिन्यूमरेबल होगा, या तो दोनों के दोनों डिन्यूमरेबल होंगे। तो तीन ही केस पॉसिबल है। तो assume that A is finite, A is finite and B is denumerable, and B is denumerable. अब assume that A is finite and B is denumerable. Therefore we can write. तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं A को ऐसे लिख सकता हूं, फिर इसमें इस किस्म के एलिमेंट होंगे A1, A2, A3 so on up to m elements, because it will be equivalent to some initial segment of n determined by some natural number m. अब इस A में 10 एलिमेंट हो सकते हैं, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 50 भी, 100 भी, 1000, 2000 so on and so forth, लेकिन इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। और जो B होगा, B आप कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे, एंड B इज इक्वल टू, यहां पर मैं जो सिंबल लिख रहा हूं ना, इसका मतलब एंड है, एंड B इज इक्वल टू, B डिन्यूमरेबल, इसका मतलब किस टाइप का होगा, B1, B2, B3 सो ऑन, Bn so on and so forth, because it is denumerable. क्यों होगा, बिकॉज जो A है इट विल बी इक्वल टू n, बिकॉज मैंने एज्यूम क्या किया, A फाइनाइट है और B डिन्यूमरेबल है। इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर पाएंगे। अगेन मैं बोलूंगा डिन्यूमरेबल का मतलब काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर पाएंगे। चलिए हम एक सेटअप डिफाइन करेंगे। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है जो आपका A यूनियन B है ना, वो इस सूरत में भी काउंटेबल होगा। चलिए मैं एक सेट डिफाइन करूंगा, लेट C इज इक्वल टू B माइनस A। चलिए मैं एक सेट C डिफाइन करूंगा एज B माइनस A। तो देन ये तो हम जानते हैं, देन जो ये C होगा, आपको क्या लग रहा है, इज इट ए सबसेट ऑफ A, सॉरी ये सबसेट होगा B का। देखो अब देखो जो मैं C में कैसे डिफाइन कर रहा हूं। अब जो यहां पर मैं एक एलिमेंट्स ले रहा हूं, ये B में कभी कभार, ये B में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, आई डोंट नो। ये जो यहां पर एलिमेंट्स है ना, ये यहां पर भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब मैं C कैसे डिफाइन कर रहा हूं, मैं C ले रहा हूं B माइनस A। तो what do you mean by the difference of sets? It means that C is the collection of all the elements of B. It is the collection of all the elements of B which are not present in A. आपको पता है ना डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे डिफाइन करते हैं, A माइनस B। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, X belongs to A such that X does not belong to B. It is a collection of all the elements of A which are not in B. तो exactly on the same line C मैंने कैसे डिफाइन किया, C is equal to B minus A. What does it mean? It means C is the collection of all the elements of B which are not present in A. C में वो एलिमेंट्स आएंगे जो B में होंगे लेकिन A में नहीं होंगे। इसका मतलब C में किसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, B के एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ C इज एन एलिमेंट ऑफ B। तो मैं लिख सकता हूं C इज ए सबसेट ऑफ B। इसमें कोई प्रॉब्लम, बिकॉज जो C में एलिमेंट्स आएंगे ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स B के ही होंगे। बिकॉज C कैसे मैंने डिफाइन किया, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B, ऑल एलिमेंट्स ऑफ B विच आर नॉट इन A। तो वो एलिमेंट्स आपको B से उठाने जो कि A में ना हो। इसका मतलब C का हर कोई एलिमेंट B का ही एलिमेंट है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ C इज एन एलिमेंट ऑफ B। इसका मतलब C इज कंटेन्ड इन B। व्हाट डज इट मीन, C इज अ सबसेट ऑफ B। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। C is a proper subset of, या B हम बोल सकते हैं, या B is a superset of C। अब सिंस देखो, अब B आपके पास क्या है, B आपके पास इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट से आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब जो A है ना, ये A के कुछ एलिमेंट में बोल रहा हूं अगेन B में होंगे, या तो एक दो एलिमेंट्स होंगे, या ज्यादा से ज्यादा सारे एलिमेंट जो A के हैं वो B में होंगे। ठीक है, तो जब मैं C डिफाइन कर रहा हूं, मैं कैसे डिफाइन करूं, मैं B में एक एक एलिमेंट उठा बाहर निकाल रहा हूं, मैं बाहर निकाल रहा हूं। तो C में मैं कितने एलिमेंट्स निकाल रहा हूं बाहर, ज्यादा से ज्यादा मैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाहर निकालूंगा, चाहे 10 निकालूं, 2 निकालूं, 3 निकालूं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं B से उतने एलिमेंट्स निकाल सकता हूं जितने एलिमेंट्स A में हैं। तो मैं आप एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन मान लीजिए कि आपके पास आप मान लीजिए आपके पास ओशन है बड़ा, इसमें से मैं पानी उठाऊंगा 2-3 गिलास पानी उठाए, तो फिर कितना पानी वहां पर बचा, अगेन वहां पर इनफाइनाइट बहुत सारा पानी बचा। ये एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन है कि आपके पास B यहां पर है इनफाइनाइट सेट, इसमें आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाहर निकाल रहे हो, तो बचेगा क्या वहां पर, अगेन वहां पर जो बचेगा वो भी इनफाइनाइट ही होगा। तो सिंस A इज फाइनाइट, सिंस A इज
सिंस ए इज फाइनाइट, सिंस ए इज फाइनाइट, तो सो अगर ए फाइनाइट है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेट से आप फाइनाइट बाहर निकाल रहे हो, इनफाइनाइट सेट से आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाहर निकाल रहे हो, तो बचेगा क्या? फाइनाइट। तो मैं लिख इनफाइनाइट, सॉरी, तो सो मैं बोल सकता हूं सी इज इनफाइनाइट, सो सी इज इनफाइनाइट एंड बीइंग ए सबसेट, एंड बीइंग ए सबसेट ऑफ, जरा मुझे बोलो, अब सी आपके पास इनफाइनाइट है, इट इज ए इनफाइनाइट, सी इज इनफाइनाइट, और ये किसका सबसेट है? ये सबसेट है बी का। जरा बी बोलो, बी क्या है? बी इज डिन्यूमरेबल। अगर बी डिन्यूमरेबल है इसका मतलब क्या है? बी इज काउंटेबल, और अभी मैंने प्रूव किया एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसका मतलब जो सी भी होगा ये भी काउंटेबल है, तो मैं बोल सकता हूं सो सी इज फाइनाइट एंड बीइंग ए सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, एंड बीइंग ए सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, so C is infinite and being a subset of countable set is, या मैं लिख सकता हूं काउंटेबल को यहां पर डिन्यूमरेबल, बिकॉज प्रिसाइसली यहां पर जो B है ना ये डिन्यूमरेबल है। तो being a subset of countable set is, तो being a subset of countable set is countable, इसका मतलब ये खुद भी काउंटेबल होगा। अब ये काउंटेबल में कौन सा पार्ट होगा? सी फाइनाइट तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये काउंटेबल है इसका मतलब या तो ये फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन फाइनाइट सी नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये डिन्यूमरेबल होगा। बिकॉज काउंटेबल सेट, किसी भी सेट को हम बोलेंगे काउंटेबल सेट इफ इट्स आइदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल, इसका मतलब जो यहाँ पर सी आपके पास है ना ये डिन्यूमरेबल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये प्रिसाइसली अगर आप लिखोगे ये डिन्यूमरेबल आपका होगा। तो अगर ये डिन्यूमरेबल है या काउंटेबल है इसका मतलब जो इसके एलिमेंट्स है ना सी के, इनको भी मैं लिस्ट कर पाऊंगा। और समझ आ रहा है? तो अगर सी आपके पास डिन्यूमरेबल है इसका मतलब सी के एलिमेंट्स भी लिस्टेबल है, तो मैं सी को भी कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा? सो देयरफॉर सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देयरफॉर सी कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो सी को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा। कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा? देखो कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो सी को मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा ऐसे, सी इज इक्वल टू C1 C2 C3, ये कैपिटल लिखना और ये स्मॉल लिखना, सो ऑन Cn सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके एलिमेंट्स को मैं ऐसे लिस्ट कर पाऊंगा, बिकॉज अब ये क्या है? डिन्यूमरेबल। नाउ क्लियरली, अब नाउ क्लियरली जरा मुझे बोलो ए यूनियन बी, मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल ए यूनियन सी। क्या आपको लग रहा है? क्या ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है? अब सी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? C1 C2 so on Cn, और ए में कौन एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो इनका यूनियन ऐसे आएगा A1 A2 A3, बिकॉज मैं अब मुझे यहां पर कोई खतरा नहीं है कि जो ये A1 अगर एलिमेंट यहां पर है ए में, क्या ये सी में हो सकता है? नहीं। जो C1 C2 C3 so on जो सी में एलिमेंट्स हैं ना ये कभी भी इनमें से किसी एलिमेंट के बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये बराबर होते ना वो मैंने पहले ही बी से बाहर निकाले हैं। मैंने सी को कैसे डिफाइन किया? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब जो सी में एलिमेंट्स बच गए ना, अब ये बी के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ये वो एलिमेंट्स बी के हैं जो कि ए में नहीं है। इसका मतलब यहां पर कोई ऐसा सी आपको नहीं मिलेगा जो कि इस ए के बराबर हो, इनमें से किसी एलिमेंट के बराबर हो। तो इसका मतलब मैं ए यूनियन सी को ऐसे लिख सकता हूं, इसीलिए मैंने A1 A2 so on AM लिखा और फिर इसका यूनियन किया C1 C2 C3 so on and so forth। और मैं जानता हूँ यहाँ पर सारे के सारे अलग अलग होंगे, तो इसीलिए अगर मैं ये चीज़ ऐसे डिफाइन नहीं करता तो फिर मैं नहीं बोल सकता कि मैंने यहाँ पर C1 लिया था। चलिए अगर आपके पास यहाँ पर C1 था और ये A1 के बराबर था तो क्या मैं इसको फिर 2 दफ़ा लिख सकता था? नहीं, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ बिकॉज I know that these elements which are in C they are not the elements of A। तो इनसे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि A के बराबर होगा, जो कि A के एलिमेंट के बराबर होगा, बिकॉज मैंने B से वो एलिमेंट्स पहले ही बाहर निकाले हैं। बिकॉज C is a collection of all the elements of B which are not in A। अब यहां पर यही पॉइंट है, क्या आपको ये समझ आया A यूनियन B कैसे A यूनियन C के बराबर है? समझ आया? तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए पहले और फिर थोड़ा इस पर अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अगर फिर समझ ना आए तो फिर चलिए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अब देखो आपके पास मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा। ये आपके पास सेट ए है,
क्या आपको वेन डायग्राम से ही क्लियर होगा। दिस इज ए, दिस इज ए। चलिए ये आपका है सेट बी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। अब मैं बी से ए बाहर निकालूंगा, तो मैं ये बाहर निकाल रहा हूं ये, तो बचेगा क्या? जब मैं बी से ए बाहर निकालूंगा तो बचेगा इतना ही, समझ आया? और यही आपका सेट सी है, ठीक है। अब मैं ए को यूनियन करूंगा सी के साथ, किसको? तो जो ए है ना आपका ए आपका ये पूरा है, ये ए है, ये पूरा ए है। अब इसका यूनियन मैं किसके साथ करूंगा? इसका मैं यूनियन करवाऊंगा इसके साथ, इसके साथ, इसमें ये सारा, जरा देखो इसमें क्या आएगा, तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ये आपको आएगा ए यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन सी। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जब मैंने ए का यूनियन सी के साथ किया, इसने ऑटोमेटिकली ए यूनियन बी भी कवर कर लिया, बिकॉज ए यूनियन बी भी इसी के बराबर है ना, ये पूरा का पूरा सेट और ये पूरा का पूरा सेट। जरा आप देखो ये ए यूनियन बी के ही बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी किसके बराबर? इट इज इक्वल टू ए यूनियन बी। आई होप आपको ये वेन डायग्राम से समझ आया होगा। तो इतना पोर्शन जब आप देखोगे ये आपका सी है, और जब यूनियन करोगे तो आपको इतना पोर्शन आएगा, उसको हम बोलेंगे ए यूनियन सी। अब जब इतना पोर्शन लोगे ना, अब ये पोर्शन ए, इसका यूनियन करो सी के, ए का यूनियन करो बी के साथ, तो आपको आएगा ए यूनियन बी। लेकिन अल्टीमेटली ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी के ही बराबर आएगा, बिकॉज ओवरऑल सारा रीजन, जो जितना रीजन ए यूनियन सी कवर करेगा उतना ए यूनियन बी भी कवर कर रहा है। तो वेन डायग्राम से आपको ये आसानी से समझ आया होगा। अब देखो, और मैं जानता हूं एंड, और यहां पर मैं एक चीज लिख सकता हूं, एंड ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। जरा बोलो, क्या मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन सी इज 5? इनमें से ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो कि ए में भी है सी में भी है, नहीं, बिकॉज अगर होता वो मैंने पहले ही बाहर निकाला, बिकॉज सी को मैंने ऐसे ही डिफाइन किया है। देखो ये आपका है ये पोर्शन, जो ये पोर्शन है, चलिए आप मैं इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये आपका है सी, और ये पोर्शन है आपका ई। क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में? ये सी है ये। तो अगर इनका इंटरसेक्शन करोगे ना, ए इंटरसेक्शन सी, ये आपको फिगर से ही पता चल रहा है, इट इज इक्वल टू 5। सी और ए के दरमियान कोई कॉमन नहीं होगा, बिकॉज सी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। तो ऐसा कोई एलिमेंट ए का नहीं है जो कि सी में प्रेजेंट हो। अगर होता बी में भी और ए में भी, वो मैं पहले ही बाहर निकाल लेता। तो इसका इंटरसेक्शन क्या है? दैट इज इक्वल टू 5। चलिए अब हम मैप एक डिफाइन करेंगे। डिफाइन ए मैप, डिफाइन ए मैप, डिफाइन ए मैप। चलिए एक मैप में डिफाइन करूंगा एफ, कैसे? फ्रॉम एन टू ए यूनियन बी बाय, चलिए मैं ए टू ए यूनियन बी मैप डिफाइन करूंगा। कैसे डिफाइन करूंगा? मैं इसको डिफाइन करूंगा एफ ऑफ एन मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, दिस इज इक्वल टू ए एन। ये ए एन के बराबर है। कब? जब हम एन को यहां पर एक नेचुरल नंबर लेंगे, लेस आर इक्वल टू एम, ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो पुट एन इज इक्वल टू 1 आएगा ए1, पुट एन इज इक्वल टू 2 आएगा ए2, सो ऑन। पुट एन इज इक्वल टू एम, तो आपको क्या आएगा? आपको आएगा, जब एन को आप डालोगे एम, यहां पर क्या आएगा? ए एम। फिर देखो ये है ए1, ए2 पहला एलिमेंट, ये कौन सा है? दूसरा एलिमेंट। ये कौन सा है? तीसरा एलिमेंट। ये कौन सा है? mth एलिमेंट। ये कौन सा है? m+1th एलिमेंट। ये m+2th एलिमेंट। तो जब आप n डालोगे 1 आपको मिलेगा a1, n डालोगे 2 a2, n डालो 3 तो a3, सो ऑन, n डालो m तो क्या आएगा? am। उसके बाद जब आप n का वैल्यू डालोगे ग्रेटर आर इक्वल टू m+1, और ये यहां से चलता ही जा रहा है। तो मैं सीधे ऐसे बोल सकता हूं, जब आप n का वैल्यू डालोगे ग्रेटर आर इक्वल टू m+1, तो पहला एलिमेंट कौन आएगा? जब आप n डालोगे m+1, तो यहां पर पहला एलिमेंट आएगा cm। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, cn-m। तो ऐसे डिफाइन करूं मैं इसको। जरा यहां पर आप n डालो m+1, तो क्या आपको आएगा? देखो क्या आपको आएगा, ये c पुट n इज इक्वल टू m+1, ये आपको आएगा m+1 - m कैंसल, तो आपको मिल गया c1। तो m+1 पोजीशन पे कौन है? c1, एग्जैक्टली c1। जरा पुट n इज इक्वल टू m+2, आपको मिलेगा cm+2 - m, तो ये है c2। तो m+2 पे कौन सा एलिमेंट है? दैट इज c2, m+2 तो पोजीशन पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब जो आपके पास ये मैप ऐसे आपने डिफाइन की ना, ये बाइजेक्शन है, इट इज ए बाइजेक्शन।
तो जो आपने मैप डिफाइन किया ना ऐसे, तो ये हमारा मैप है ऐसे। तो ये आपका है n और ये आपका है A यूनियन B। दिस इज A यूनियन B। दिस इज 1 2 3 सो ऑन अप टू m, फिर m+1 m+2 सो ऑन सो फोर्थ। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा A1। तो पुट n इज इक्वल टू आपको मिलेगा A2। पुट n इज इक्वल टू 3 आपको मिलेगा A3। पुट सो ऑन n इज इक्वल टू m आपको मिल रहा है AM। पुट n इज इक्वल टू m+1, जरा m+1 डालो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा m+1 में? C m+1 माइनस m, दैट इज C1। तो सो ऑन पुट m इज इक्वल टू दैट इज C2। तो सो ऑन। अगर आप देखो ना क्लियरली दिस मैप इज अ बाइजेक्शन, तो ये क्या है? तो ये आपके पास बाइजेक्शन है। इसका मतलब A यूनियन B इज इक्वल टू 10। इसका मतलब A यूनियन B इज डिन्यूमरेबल एंड हेंस काउंटेबल। तो क्लियरली F is a bijection। F is a, तो क्लियरली F is a bijection। सो आपके पास ये जो n होगा इट इज इक्वल टू A यूनियन B एंड हेंस A यूनियन B एंड हेंस A यूनियन B इज काउंटेबल। तो ये इस केस में प्रूव हो गया, जो आपके पास A यूनियन B है ये काउंटेबल है। तो दिस वाज योर केस सेकंड। लेकिन कब केस सेकंड था? जब मैंने दोनों में से एक लिया था फाइनाइट और दूसरा लिया था डिन्यूमरेबल। अब केस तीसरा आएगा जिसमें हम दोनों के दोनों मानेंगे क्या? इनफाइनाइट। दोनों के दोनों क्या मानेंगे? इनफाइनाइट। तो दोनों के दोनों हम लेंगे डिन्यूमरेबल। आई होप आपको यहां तक ये समझ आया होगा। चलिए मैं रब करूंगा यहां से। अब देखो केस थर्ड। केस थर्ड है कि अगर दोनों के दोनों डिन्यूमरेबल है, इफ A एंड B आर बोथ डिन्यूमरेबल, if A and B are both डिन्यूमरेबल, if A and B are both डिन्यूमरेबल, अगर ये दोनों के दोनों therefore A and B can be expressed as n, x can be expressed as A and B को हम ऐसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो A को हम मानेंगे A1 A2 A3 so on and so forth। अब चलिए इसको हम ऐसे रखेंगे। और जो B होगा, B को हम लिखेंगे दैट इज B1 B2 so on, फिर B3, फिर so on, ऐसे चलो B1 B2 एंड दिस इज है B3। तो यहां पर मैं लिखूंगा दिस इज B3 so on and so forth। अब इस केस में भी मुझे प्रूव करना है A यूनियन B भी डिन्यूमरेबल है एंड हेंस काउंटेबल। चलिए एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी किया वैसे ही मैं डिफाइन करूंगा। लेट C इज इक्वल टू B माइनस A। अब चलिए मैं C अगेन ऐसे ही डिफाइन करूंगा। कैसे? मैं B से A बाहर निकालूंगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं C इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B। तो मैं बोलूं देन, जो मैंने अभी आर्गुमेंट बोला, तो C इज ए सबसेट ऑफ B। तो C होगा किसका? ये B का सबसेट है। ये B क्या होगा? ये C का सबसेट है। अब देखो यहां पर दो पॉसिबिलिटी आ गई। अब देखो मैंने प्रीवियस केस में जो C डिफाइन किया था ना, मैंने किया था B माइनस A। मैंने B इनफाइनाइट लिया था, वहां पर वो डिन्यूमरेबल था और वहां से फाइनाइट चीज बाहर निकाली थी। तो बचेगा क्या वहां पर C हमेशा इनफाइनाइट ही बचेगा। लेकिन यहां पर दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब C से मैं A बाहर निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? बाहर निकाल रहा हूं A। तो यहां पर क्या बच सकता है? यहां पर आपको ये C इनफाइनाइट से इन्फिनिटी बाहर निकालो तो बचेगा क्या? वहां पर इन्फिनिटी भी आपको बच सकता है या कोई फाइनाइट क्वांटिटी भी बच सकती है। जैसे कि आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, इससे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाहर निकालो, बचेगा क्या?
वहां पर अगेन आपको सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बचेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बचेंगे, लेकिन वो भी क्या होगा, दैट इज z माइनस एन। क्या वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट? वो आपका फाइनाइट होगा। समझा? जरा आप z से z ही बाहर निकालो, बचेगा क्या? वहां पर बचेगा, वहां पर आपको एम्प्टी सेट बचेगा। ठीक है, या ऐसे z आपके पास डिन्यूमरेबल है, चलिए आप a मान लीजिए z, b लीजिए आप, चलिए आप b मान लीजिए z और a लीजिए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है, और फिर b से बाहर निकालिए a, वहां पर क्या बचेगा, z, b आपके पास z था और सी ए आपके पास था, तमाम इंटीजर्स हैं वो, लेकिन 1 को छोड़कर। तो जब अब z माइनस ए करोगे या z माइनस वो b माइनस ए करोगे तो बचेगा क्या, वहां पर एक ही एलिमेंट बचेगा, तो वहां पर बचेगा एक एलिमेंट 1। तो इसका मतलब मेरे कहने का मतलब यहां पर जब आप फाइनाइट इनफाइनाइट सेट से इनफाइनाइट सबट्रैक्ट करोगे, इनफाइनाइट सेट से इनफाइनाइट सेट बाहर निकालोगे, तो वहां पर जो बचेगा ना आपको, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसका मतलब जो सी है ये फाइनाइट सेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। if c is finite, if c is finite, तो यहां पर भी सब केसेस दो। अगर आपके पास c फाइनाइट है, देन जरा मुझे बोलो a यूनियन b किसके बराबर है? अभी मैंने प्रूव किया a यूनियन c, वेन डायग्राम से a यूनियन b a यूनियन c के बराबर आएगा। जब मैंने c को ऐसे डिफाइन किया था, अभी मैंने वेन डायग्राम से दिखाया था। तो देन a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। जरा मुझे बोलो ये c क्या है आपके पास? c इज फाइनाइट और a क्या है? डिन्यूमरेबल। अभी केस किया ना, केस सेकंड क्या बोल रहा था? एक फाइनाइट अगर होगा, दूसरा डिन्यूमरेबल होगा, फिर a यूनियन b किसके बराबर आया था? केस सेकंड में मैंने a लिया था फाइनाइट, b लिया था डिन्यूमरेबल। तो फाइनाइट और डिन्यूमरेबल सेट का जब यूनियन करेंगे, वहां पर जो सेट निकलेगा वो भी डिन्यूमरेबल होगा, तो वो भी काउंटेबल होगा। तो इफ c इज फाइनाइट देन a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। तो बाय केस सेकंड a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c इज डिन्यूमरेबल। तो ये डिन्यूमरेबल होगा, डिन्यूमरेबल एंड हैंस काउंटेबल। तो ये फिर काउंटेबल होगा। आई होप आपको ये समझ आया है। बिकॉज केस सेकंड मैं क्या लिया था? एक मैंने लिया था फाइनाइट, दूसरा लिया था डिन्यूमरेबल। तो केस सेकंड से यहां पर प्रूव हो जाएगा फिर a यूनियन b क्या होगा? काउंटेबल। लेकिन कब? अगर c फाइनाइट होगा। इफ c इज इनफाइनाइट, अगर आपके पास c इनफाइनाइट है, तो इफ c इज इनफाइनाइट देन तो c क्या होगा? मैं बोल सकता हूं c डिन्यूमरेबल है। कोई शक है आपको इसमें? मैं बोल रहा हूं c इनफाइनाइट है, तो फिर मैंने डायरेक्टली बोला c डिन्यूमरेबल है। कोई शक है इसमें? नहीं, क्योंकि c मैं जानता हूं इट इज अ सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट। b इज डिन्यूमरेबल। डिन्यूमरेबल का मतलब क्या है? b इज काउंटेबल। तो जो इसका सबसेट होगा, अभी थ्योरम प्रूव किया ना, एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसका मतलब b का जो सबसेट है c, ये भी काउंटेबल है। अब ये फाइनाइट नहीं है, फिर ये क्या होगा? फिर ये डिन्यूमरेबल होगा। तो देन c इज डिन्यूमरेबल एंड हेंस एंड दस it can be expressed as तो इनके एलिमेंट्स को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। कैसे? c इज इक्वल टू c1 c2 c3 so on and so forth। तो इनके एलिमेंट्स को हम ऐसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब मुझे यूनियन करना है। अब मैं इनका यूनियन कैसे करूंगा और लिस्ट कैसे करूंगा? अभी मैंने लिस्ट किया था वो इजीली था। मैंने लिया था a1 a2 so on am, फिर m प्लस 1 पोजीशन पे मैंने लिया था c प्लस c1, फिर m प्लस 2 पोजीशन पे मैंने लिया था c2। तो अब मैं इनको यहां पर एकोमोडेट कैसे करूंगा? चलिए मैं इससे पहले आपको एक और चीज समझाता हूं, जिससे आपको एक थ्योरम क्लियर हो जाएगी कि हो क्या रहा है। आपने इसका नाम अगर सुना होगा, मे भी सुना मत होगा आपने इसका, हिल्बर्ट्स पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल। तो हिल्बर्ट्स पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल, देखो ये पैराडॉक्स क्या बोलता है। ये इसी थ्योरम पे बेस है, आपको समझ आएगा। इससे आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पर अब मैं इसको कैसे लिस्ट करूँगा। ये जो पैराडॉक्स है ना, ये हिल्बर्ट ने दिया था, डेविड हिल्बर्ट है। ही वाज अ मैथमेटिशियन, ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन।
जर्मन का था ये। हिलबर्ट पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल है, ग्रैंड होटल, GRAND, ग्रैंड होटल। अब देखो ये पैराडॉक्स क्या बोलता है। हिलबर्ट ने बोला, आप इमेजिन करो यू हैव अ होटल, आपके पास ऐसा एक होटल है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स है। क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम। चलिए मैं रूम्स बनाऊंगा। तो 1 रूम, 2 रूम, 3, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो इसमें सेट ऑफ रूम्स है ना वो काउंटेबल है या डिन्यूमरेबल है, लेकिन इनफाइनाइट है। तो सेट ऑफ रूम जो इस होटल में होने वाले हैं वो काउंटेबल होंगे, लेकिन कौन? काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब समझ आ रहा है? काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब डिन्यूमरेबल, बिकॉज मैंने बोला अगर कोई सेट काउंटेबल है फिर ये काउंटेबली फाइनाइट भी हो सकता है, फिर काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा फिर उसको डिन्यूमरेबल बोलेंगे। इसका मतलब सेट ऑफ रूम्स यहां पर क्या होने वाले हैं? इनफाइनाइट। अब ये बोल रहा है कि आपके पास एक एजम्पशन है यहां पर, हर कोई रूम ऑक्यूपाई है। एवरी रूम इज ऑक्यूपाइड, एवरी रूम इज ऑक्यूपाइड, एवरी रूम इज ऑक्यूपाइड। हर कोई रूम ऑक्यूपाई है, तो हर कोई रूम ऑक्यूपाई है। और एक रूम में एक ही गेस्ट रह सकता है, तो एक रूम में एक गेस्ट आएगा फिर बुकिंग कैंसिल, तो फिर इसमें हम दूसरे को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। अब हर कोई रूम यहां पर अकोमोडेट है, एवरी रूम हैज बीन अकोमोडेटेड, हर कोई रूम बंद है। अब चलिए आप मान लीजिए यहां से एक न्यू गेस्ट आ रहा है, न्यू गेस्ट, चलिए न्यू गेस्ट एक आ रहा है यहां से, चलिए कोई न्यू गेस्ट स्टार एक आ रहा है। अब ये मैनेजर को बोल रहा है नहीं मुझे भी एक रूम चाहिए, मुझे यहां पर ठहरना है। अब ये इसको यहां पर अकोमोडेट कैसे करेगा? जरा सोचो कैसे इसको अकोमोडेट करेगा। सारे के सारे रूम्स फिल हैं, एवरी रूम हैज बीन ऑक्यूपाइड, और एक रूम में एक इंसान बैठ सकता है। तो ये इसको बोलेगा कि हर कोई रूम ऑक्यूपाई है, लेकिन ये इसको बोल रहा है नहीं नहीं मुझे स्टिल अकोमोडेट कैसे करो, अब मुझे तो जगह चाहिए ही चाहिए। अब इसको कैसे अकोमोडेट करेगा जरा देखो। अब देखो इसको अकोमोडेट कैसे करेगा। ये बोलेगा हाँ मैं आपको स्टिल अकोमोडेट करवा सकता हूं, देखो कैसे। अब सेट ऑफ रूम्स आपके पास क्या है? ये आपके पास इनफाइनाइट नंबर है, तो ये आपके पास इनफाइनाइट है। अब देखो ये क्या बोलेगा, जो ये बोलेगा हर किसी रूम को वाले को बोलेगा जो जिस रूम में है उसके नेक्स्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। तो ये इस होटल में ऐलान करेगा। अगर कोई रूम नंबर 1 में है वो रूम नंबर 2 में जाए, अगर कोई रूम नंबर 2 में है वो 3 में जाए, तो हर कोई इंसान जो रूम में है, हर कोई पर्सन जो किसी रूम में वो एक शिफ्ट हो जाए, तो एक रूम उसको छोड़े और नेक्स्ट रूम में शिफ्ट हो जाए। तो इसका मतलब रूम ये आपके पास रूम नंबर 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, यहां पर आपको रूम नंबर 6 आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जो रूम नंबर 1 में था ये कहां पर चले, ये जाएगा यहां पर, ही विल गो टू रूम नंबर 2 एंड रूम 2 विल गो टू रूम नंबर 3 एंड द पर्सन इन द रूम नंबर 3 विल गो टू द रूम नंबर 4, बिकॉज ये बोल रहा है ना इसको जो nth रूम में है वो n+1th रूम में जाओ। क्यों? क्योंकि ये चाहता है मैं न्यू गेस्ट को अकोमोडेट करूं, और न्यू गेस्ट कितने हैं? वो एक ही हैं, एक आया इसलिए इसने बोला इसको एक शिफ्ट हो जाओ। अब 4th को ये बोलेगा नहीं आप 5th पर चले जाओ। अब 5th कहां पर चला जाएगा? 6th पर चला जाएगा। अब इसके बाद यहां पर रूम नंबर 6 था, उसमें जो पर्सन होगा वो कहां पर जाएगा? वो जाएगा 7th पर। अब जो 7th में था वो कहां पर जाएगा? वो जाएगा 8th पर। अब जो 8th में था वो जाएगा 9th पर। तो इन जनरल जो रूम नंबर nth में होगा वो कहां पर जाएगा? वो जाएगा रूम नंबर n+1th रूम में। ठीक है, तो इस तरह अगर आप देखोगे ना सारे के सारे रूम ऑक्यूपाई हो जाएंगे, लेकिन एक रूम बच रहा है, कौन? रूम नंबर 1, ये तो खाली हो गया। अब जो ये रूम है ये भी ऑक्यूपाई है, ये भी ऑक्यूपाई है, ये भी ऑक्यूपाई है, ये भी ऑक्यूपाई है, ये भी ऑक्यूपाई, तो सारे के सारे रूम्स ऑक्यूपाई होंगे। तो बचा कौन रूम? एक ही रूम। तो ये इस बोलेगा इस गेस्ट को चलिए आप यहां पर आओ। अब तो अकोमोडेट हो गया। अब ये आपको रैंडमली, चलिए अब मैं आपको यहां पर क्वेश्चंस बोलूंगा, क्या यहां पर ज्यादा गेस्ट्स थे कि यहां पर ज्यादा गेस्ट्स थे? आपको क्या लग रहा है? अब सिचुएशन 1 में गेस्ट हैं कि सिचुएशन 2 में गेस्ट होंगे? अब देखो इसने यहां पर एक और गेस्ट अकोमोडेट करवाया। आपको कोई बोलेगा क्या यहां पर ज्यादा गेस्ट हैं कि यहां पर ज्यादा गेस्ट है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नो, सेम।
जितने गेस्ट्स यहाँ पर हैं उतने ही गेस्ट्स यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि दोनों सूरत में जो नंबर ऑफ गेस्ट्स हैं ना, यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स दोनों सूरत में आपके पास काउंटेबल है। जब नंबर ऑफ रूम्स काउंटेबल है, एक रूम में एक ही इंसान बैठ सकता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन भी काउंटेबल होगा। तो ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल। इसका मतलब इनकी कार्डिनलिटी जो होगी, इस सेट की कार्डिनलिटी वो इस सेट की भी कार्डिनलिटी होगी। तो दोनों सिचुएशन में नंबर ऑफ गेस्ट स्टिल सेम होंगे होटल में। तो ये एक सिचुएशन है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। इसने इसको ऐसे अकोमोडेट किया। यहां पर जो सेट इसको अकोमोडेट कर रहा था ना, एक गेस्ट, वो फाइनाइट था। चलिए अब एक और, अब मान लीजिए यहां पर, अब छोड़िए इसको, अब देखो क्या होगा। अब मैं आपको एक और चीज यहां पर समझाऊंगा। अब चलिए, एक गेस्ट नहीं आया, दो गेस्ट्स आ गए। अब इसको दो गेस्ट्स बोल रहे नहीं हमें रूम चाहिए, हमें तो रूम चाहिए ही चाहिए। तो अगेन ये क्या करेगा, ये बोलेगा जो रूम नंबर 1 में है वो 2 टाइम्स शिफ्ट हो जाओ। 2 टाइम्स मतलब जो पहले रूम में है वो एक रूम को छोड़कर दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, एक रूम को छोड़कर दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाए। इसका मतलब जो रूम नंबर 1 था उसको बोलेगा नहीं, सेकंड में आपको नहीं जाना, आप थर्ड में जाइए। तो जो ये पहला कहां पर जाएगा, ये थर्ड में जाएगा। अब सेकंड को वो कहां पर जाएगा, उसको बोलेगा नहीं थर्ड में नहीं जाना, यू हैव टू गो टू द रूम नंबर 4, एक छोड़कर, तो वो 4th में जाएगा। ये थर्ड कहां पर जाएगा, ये 6th में जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह जो ये 4th कहां पर जाएगा, ये 5th पर नहीं जाएगा, ये 6th पर जाएगा। इसी तरह जो ये 5th है, यहां पर 2 गेस्ट्स है, तो यहां पर हमें ये इसको 6th में नहीं ले जाना है। 6th के बाद जो रूम आएगा 7। इस सूरत में अगर आप देखो, ये रूम ऑक्यूपाई, ये रूम ऑक्यूपाई, ये रूम भी ऑक्यूपाई हो जाएगा। इस रूम को कौन ऑक्यूपाई करेगा, जो आपके पास सॉरी, ये रूम क्यों ऑक्यूपाई नहीं हुआ, 2 जाएगा 4th पर, सॉरी 2 विल गो टू 4, 1 विल गो टू 3, 2 विल गो टू 4, सॉरी 3 विल गो टू 5, सॉरी 3 तो 5 पे चला जाएगा। 3 विल गो टू 5 बिकॉज 3 के बाद 4 आएगा, 4 के पास के नहीं जाना, इसको 5 के पास जाना है। अब ये 4 वाला रूम कहां पर जाएगा, इसको बोलेगा नहीं 5 पे नहीं जाना है, तो आपको 6 पे जाना है। तो इस केस में अगर देखोगे 6th रूम भी ऑक्यूपाई हो गया। 5th कहां पर जाएगा, वो जाएगा 7th पर, 7th रूम भी ऑक्यूपाई। इसी तरह 8th रूम भी ऑक्यूपाई, 9th रूम भी ऑक्यूपाई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे के सारे रूम ऑक्यूपाई होंगे, लेकिन स्टिल यहाँ पर 2 रूम बच गए, पहला और दूसरा। अब ये बोलेगा इस गेस्ट को चले इस रूम में आओ, ऑक्यूपाई करो। इस गेस्ट को बोलेगा इस रूम में आओ, ये भी इसको ऑक्यूपाई करेगा। तो यहां पर अगर देखोगे ना, फाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट्स आ रहे हैं। आपको नहीं लगे ये ऐसी सिचुएशन, ये आपके पास सेट ए था, इसका यूनियन आपने किया सेट बी के साथ। तो यहां पर लेकिन यूनियन में सेट कौन था, सेट बी। बी आपके पास फाइनाइट था, ए आपके पास डिन्यूमरेबल है और बी आपके पास फाइनाइट है। इनका यूनियन करो, आपको क्या निकल रहा है, डिन्यूमरेबल सेट ही। तो पहला केस ये था, वो तो मैंने इसीलिए मैंने किया था वहां पर, अगर आपको याद होगा जो मैंने अभी दिखाया, ए यूनियन बी मैंने किया था। मैंने क्या किया था, देखो यहां पर जो पहला एलिमेंट था C1, सी को देखो, सी में कौन, बी के सी में कौन से एलिमेंट थे, मैंने बोला था ना ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब सी में कौन एलिमेंट थे, C1, C2, C3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो पहले ही ऑक्यूपाई था, मुझे पोजीशन ढूंढनी है। तो मैं पहले वाले को बोलूंगा मुझे कितने एलिमेंट्स अकोमोडेट करने हैं। अगर मुझे एक एलिमेंट अकोमोडेट करना होता तो मैं इसको बोलता C1 को आप पहले पोजीशन पे हो, आप सेकंड पोजीशन पे जाइए। अब जो सेकंड पोजीशन पे C2 था, आप थर्ड पोजीशन पे जाइए। अब जो थर्ड पोजीशन पे C3 था, उसको मैं बोलता फोर्थ पोजीशन पे जाइए। अगर 2 मुझे एलिमेंट्स अकोमोडेट करने होते, 2 गेस्ट्स, आप एलिमेंट्स को मान लीजिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स ये गेस्ट्स हैं, तो 2 अगर मुझे 2 एलिमेंट्स अकोमोडेट करने होते, मैं C1 को बोलता आप थर्ड पोजीशन पे जाइए, C2 को बोलता सेकंड पोजीशन पे जाइए, और C3 को बोलता फोर्थ पोजीशन पे जाइए, उसको बोलता आप 6th पोजीशन पे जाइए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहली 2 जगह खाली होती, वहां पर मैं अकोमोडेट कराता इनके एलिमेंट्स A1 A2। लेकिन इनमें कितने एलिमेंट्स थे प्रीवियस केस में, M एलिमेंट्स, A1 A2 A3 A4 सो ऑन एंड सो फोर्थ AM। तो जो पहले से वहां पर बैठा था पहले पोजीशन में कौन, C1, उसको मैं कहां पर बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा आप M+1 पोजीशन पे शिफ्ट हो जाइए। बिकॉज जब एक एलिमेंट को अकोमोडेट करना होगा तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को बोलूंगा सेकंड एलिमेंट पे जाओ, सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाओ। जब सेकंड एलिमेंट होगा मैं उसको बोलूंगा आप थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाओ। अब यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, यहां पर मुझे
इनको अकोमोडेट करना है सोन ए एम। ये कितने एलिमेंट्स हैं? ये मान लीजिए आपके पास ये एम गेस्टर्स आ गए, फाइनाइट नंबर ऑफ गेस्टर्स आपके पास आ गए, कितने ए एम। तो जो पहले ही पोजीशन पे था C1 उसको मैं बोलूंगा नहीं आप M+1 पोजीशन पे जाओ, तो वो सीधे ही जाएगा M+1। तो उसके बाद M+2 पोजीशन पे जाओ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पर कितनी पोजीशंस खाली होगी? M पोजीशंस खाली होंगे। मैं यहाँ पर अकोमोडेट करूंगा A1 A2 A3 सो ऑन एंड सो फोर्थ AM। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये तो ऐसी सिचुएशन थी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको अकोमोडेट करवाना है ना, अगर आपको 10 एलिमेंट्स अकोमोडेट करवाना है तो मैं पहले वाले को बोलूँगा आप 10 रूम शिफ्ट हो जाइए। तो आप पहले वाले रूम में थे, आप 10 रूम शिफ्ट हो जाइए, तो इसका मतलब आप 11 रूम नंबर 11 में जाइए। अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ गेस्ट्स 50 आता है, जो पहले वाले रूम में था, मैं इसको बोलूँगा गो टू द रूम नंबर 51। तो पहले वाले 50 रूम में पहले खाली करवाऊंगा। अब यहां पर मुझे देखो क्या करना है, मुझे यहां पर C है इनफाइनाइट और मुझे इसका यूनियन करवाना है A के साथ। इसका मतलब जो सेट मुझे है C जिसका यूनियन मुझे करवाना है A के साथ, C भी फाइनाइट है, ये तो पहले से ऑक्यूपाई है, और इसका मुझे यूनियन करना है A के साथ, वो भी इनफाइनाइट है। ये तो वैसी सिचुएशन आ गई कि आपके पास जो आपके पास ये ऐसी सिचुएशन आ गई। देखो कैसी सिचुएशन, आपके पास जो ये रूम्स थे ना यहां पर ऐसे, चलिए मैं ये ऐसे लूंगा सो सो, ठीक है। आपके पास तो ऐसी सिचुएशन आ गई। अब चलिए आप मान लीजिए यहां पर आपको जो गेस्ट्स आ रहे हैं ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट्स। अब जो गेस्ट्स आपको आ रहे हैं ना वो भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब वो काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे। तो एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन है। आपको ये C पहले ऑक्यूपाई, आप मान लीजिए ये C के एलिमेंट C1 C2 C3 C4 C5 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे के सारे ऑक्यूपाई हैं। अब इनमें मुझे एडजस्ट करवाने A के एलिमेंट्स। A के एलिमेंट्स का मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट्स। अब मैं इनको कैसे अकोमोडेट करवाऊंगा? देखो जब एक एलिमेंट आता था, जब एक गेस्ट आता था, मैं पहले वाले को बोलूंगा 10 नंबर में शिफ्ट हो जाओ, नहीं 2 नंबर में शिफ्ट हो जाओ। अगर 100 बंदे भी आते, 100 न्यू गेस्ट्स भी आते, मैं इसको बोलता पहले वाले गेस्ट को आप रूम नंबर 101 में जाइए, पहले 100 मुझे रूम खाली करवाने होते। अगर 200 गेस्ट आते मैं पहले 200 रूम खाली करवाता। लेकिन यहां पर यहां पर कितने गेस्ट आ रहे हैं? यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट आ रहे हैं। अब मैं इस 1 को मैं क्या बोलूंगा? आप कहां पर जाओ? मैं इसको बोलूंगा नहीं आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम पे जाओ। वो किस रूम पर जाएगा बेचारा? तो क्या लग रहा है आपको मैं इसको कैसे एडजस्ट करूंगा? अब मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट्स को भी एडजस्ट करवाना है। तो इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए कि कैसे एडजस्ट होगा। चलिए मैं आपको बोलूंगा यहीं पर कैसे एडजस्ट होगा, लेकिन पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले सोचिएगा, बाद में इसको आप फर्दर देखिएगा। अब जो पहले रूम नंबर 1 में था, मैं इसको बोलूंगा आप रूम नंबर आप अगर nth रूम में हो, आप अगर nth रूम में हो, किस रूम में? मैं इसको बोलूंगा आप n+1th रूम में, आप 2n रूम में जाइए। अब जो रूम नंबर 1 में था ना, मैं उसको बोलूंगा आप 2n रूम में जाइए। nth रूम वाले को मैं बोलूंगा 2nth रूम में जाओ आप। अब पहले जो रूम नंबर 1 में था, तो पुट n = 1, ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? ये 2 × 1 में, दैट इज रूम नंबर 2 में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? ये 2 में शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज रूम नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। इसी तरह यहां पर रूम नंबर 6 आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जो पहले रूम नंबर 2 में था वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? 2 × 2 दैट इज 4। तो वो रूम नंबर 2 वाला 4th में शिफ्ट हो जाएगा। पुट n = 3, तो दैट इज 2 × 3 दैट इज 6। रूम नंबर जो 3rd में था वो कहां पर हो जाएगा? वो 6th में चला जाएगा। तो इसी तरह जो 4th में था वो कहां पर चला जाएगा? 8th में चला जाएगा। जो 5th रूम नंबर में था वो 10 वाले रूम नंबर में चला जाएगा। जो 6th में था वो 12 में चला जाएगा। 7 वाला 14th में चला जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे ना, जो भी इवन नंबर ऑफ जो रूम आपके पास जिसका इवन नंबर होगा, जैसे रूम नंबर 2 ऑक्यूपाइड, रूम नंबर 4 ऑक्यूपाइड, रूम नंबर 6 ऑक्यूपाइड, रूम नंबर 8 ऑक्यूपाइड, तो सारे के सारे रूम्स आपको ऑक्यूपाई होंगे, लेकिन एक्सेप्ट ऑड वाले। 1 आपके पास ये तो खाली है, 2 भी खाली है, 5th भी खाली है, 7th भी खाली है, इसी तरह 9th भी खाली होगा, 10th 11th भी खाली होगा। तो जो भी आपके पास ऑड नंबर वाले रूम्स हैं ना वो सारे के सारे खाली होंगे।
तो वो रूम्स कितने हैं, फिर वो भी इनफाइनाइट नंबर होंगे, बिकॉज ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे के सारे रूम्स जिनका रूम नंबर ये होगा वो खाली होंगे। और यहाँ पर मुझे कितने गेस्ट अरेंज करवाने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट। मैं उनको बोलूँगा सारे को आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ। तो इन ऐसी सिचुएशन में इनको भी फिर एडजस्ट करवा सकता हूं। तो अगेन यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन बोलेगा इस सिचुएशन में ज्यादा गेस्ट्स है कि इस सिचुएशन में, आपका आंसर होगा सेम नंबर ऑफ गेस्ट्स, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ गेस्ट्स काउंटेबल, यहाँ पर भी नंबर ऑफ गेस्ट्स काउंटेबल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब एग्जैक्टली मैं ऐसे ही इनको यहाँ पर एडजस्ट करूंगा क्लियरली। आई होप आपको ये हिलबोर्ड्स होटल ऑफ ग्रैंड पैराडॉक्स समझ आया होगा। अब आपको ये इजी लगेगा। क्लियरली ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी। अब देखो पहले ये रूम ऑक्यूपाई था, इस देखो जो यहाँ पर था ना C1, मैंने इसको कहाँ पर लिया, सेकंड पोजीशन पर, तो मैं इसको सेकंड पोजीशन पर फिक्स करवाऊंगा। तो ये मैं लूंगा यहाँ पर। तो इसका मतलब जो पहली पोजीशन पे कौन आएगा, पहली पोजीशन पे न्यू गेस्ट आएगा। तो न्यू गेस्ट कहाँ से आ रहे हैं, वो A से आ रहे हैं। तो इसका मतलब पहली पोजीशन पे मैं लूंगा यहाँ पर A1, फिर C1। तो फिर मैं जो ये सेकंड पोजीशन पे था इसको मैं बोलूँगा फोर्थ पोजीशन पे चले जाओ, ये जाएगा ये जाएगा फोर्थ C2। तो इसी तरह यहाँ पर पोजीशन है, ये जाएगा C3 इसी। तो इसका मतलब इसी तरह यहाँ पर, सॉरी अब यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया इसे। तो जो आपका ये पहला एलिमेंट है ना C1, तो इसको मैं बोलूँगा सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाओ। जो nth में था उसको मैं बोलूँगा 2n में चले जाओ। तो C1 कहाँ पर जाएगा, इसकी पोजीशन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। तो ये इस कलेक्शन में इसको मैं दूसरा एलिमेंट मानूंगा। ये इसकी कलेक्शन यहाँ पर ये कौन, इसकी पोजीशन सेकंड है, तो कलेक्शन में इसको लूँगा फोर्थ एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट, इसमें मैं इसको सिक्स्थ एलिमेंट लूँगा। तो पहला एलिमेंट मैं लूँगा A1, फिर सेकंड पोजीशन में आएगा C1, फिर A2, फिर C2, फिर A3, फिर C3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर इसके बाद A4, फिर C4, फिर A5, C5, A6, A7। तो ऐसे मैं इनको लिस्ट करवाऊंगा। चलिए मैं अब एक बाइजेक्शन डिफाइन करूंगा। डिफाइन अ मैप, डिफाइन अ मैप, डिफाइन है। आई होप आपको ये समझ आया। एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन है, हिलबोर्ड्स होटल ऑफ ग्रैंड पैराडॉक्स, हिलबोर्ड्स पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल। तो चलिए मैं एक मैप डिफाइन कर रहा हूं, F फ्रॉम N टू A यूनियन B। कैसे, बाय F of N, F of N। ओहो सॉरी क्या होगा इसको, F of N। देखो F of N में कैसे अब डिफाइन करूंगा, मैं इसको लूंगा AN कब, if N is odd। मैं इसको लूंगा CN कब, if N is even, if N is even। तो ऐसे में मैप डिफाइन करूंगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हिलबर्ट्स पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिया, तो ये आपके पास है, ये आपके पास है N, ये आपके पास है A यूनियन B, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू A यूनियन C। तो पुट N इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं N को पुट करूं यहां पर 1 आपके पास इवन है कि ऑड है, तो ऑड है तो कौन आएगा, A1। तो आपको पहली पोजीशन पे मिलेगा A1। तो पुट N इज इक्वल टू 2 आपके पास क्या है, A1। तो इसके लिए आपको आएगा C1। पुट N इज इक्वल टू 3, तो 3 इज ऑड है, तो इसके लिए आपको मिलेगा A2। थर्ड पोजीशन पे कौन है, A2। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। देखो लिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो पुट N इज इक्वल टू 4, तो C4, तो 5, A3 6, C1 सॉरी यहाँ पर आएगा आपको C2, यहाँ पर आएगा C3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको नहीं लग रहा है जो ये मैप मैंने डिफाइन किया इट इज अ बाइजेक्शन। तो इस तरह यहाँ पर 6 आएगा, 6 के कारस्पॉन्ड में आपको आएगा A4, 7 के कारस्पॉन्ड में C4, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब A यूनियन B के एलिमेंट्स मैंने लिस्ट करवाए। तो जो मैंने ये मैप डिफाइन किया ना, इट इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम N टू A यूनियन B। इसका मतलब N से A यूनियन B तक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब ये सेट A यूनियन B डिन्यूमरेबल है, तो हैंस काउंटेबल। तो क्लियरली F इज अ बाइजेक्शन, F इज ए
तो क्लियरली एफ इज अ बाइजेक्शन, एफ आपके पास बाइजेक्शन है, सो ए यूनियन बी इज डिन्यूमरेबल, एंड हेंस काउंटेबल। तो इसका मतलब ए यूनियन बी आपके पास डिन्यूमरेबल है और ये काउंटेबल है। तो दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो इससे ये इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होगा। तो अब याद क्या रखोगे आप, आपके पास काउंटेबल सेट है, उसका सबसेट भी काउंटेबल सेट होगा। अगर आपके पास ए काउंटेबल है, बी काउंटेबल है, उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा।